वेलकम टू यूडवेरिया जीके स्टडी। यूडवेरिया जीके स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। मैं कोशिका विज्ञान से उन सब सवालों को रिपीट कर रहा हूं जो पिछले कई सालों से एग्ज़ाम में रिपीट होते आए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं को समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। ऊतक कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। वह ऊतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। कैम्बियम। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। कैम्बियम। पौधों में फ्लोएम मुक्ता उत्तरदायी हैं। पौधों में फ्लोएम मुक्ता उत्तरदायी हैं आहार वहन के लिए। पौधों में फ्लोएम मुक्ता उत्तरदायी हैं। किस चीज़ के लिए हैं? ऑक्सीजन वहन के लिए? नहीं। अमीनो वहन के लिए? नहीं। जल वहन के लिए? नहीं। आहार वहन के लिए उपयोगी हैं, उत्तरदायी हैं। फ्लोएम, पौधों में फ्लोएम मुक्ता उत्तरदायी हैं आहार वहन के लिए। पेड़ पौधों में जाइलम मुक्ता जिम्मेदार है। पेड़ पौधों में जाइलम मुक्ता जिम्मेदार है जल वहन के लिए। जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है? जल वहन के लिए। जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है? जल वहन के लिए। जल वहन के लिए जाइलम जिम्मेदार हैं। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक बल्लियों की गिनती करके। वार्षिक बल्लियों की गिनती करके एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? वार्षिक बल्लियों की गिनती करके। वायुतक किन पौधों में पाया जाता है? हाइड्रोफाइट्स में। हाइड्रोफाइट्स में। वायुतक किन पौधों में पाया जाता है? हाइड्रोफाइट्स में। वायुतक किन पौधों में पाया जाता है? हाइड्रोफाइट्स में। ऑर्किड में बिलामेन ऊतक पाया जाता है। ऑर्किड में बिलामेन ऊतक पाया जाता है मूलों में। ऑर्किड जो पेड़ है उसमें बिलामेन ऊतक कहाँ पाया जाता है? मूलों में, यानी जड़ों में। निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि बल बनती है? वृद्धि बल बनती है अंतरंभीय एधा के कारण। अंतरंभीय एधा के कारण। निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि बल बनती है? अंतरंभीय एधा के कारण। अंतरंभीय एधा के कारण। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में बारीक बल्ल नहीं होते हैं क्योंकि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक बल्ल नहीं होते हैं क्योंकि स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है। क्योंकि स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वर्ष बल मिलते हैं। वृक्ष की आयु होगी, वृक्ष की आयु क्या होगी? वृक्ष की आयु होगी 50 वर्ष। यदि 50 बल मिलते हैं तो 50 वर्ष होंगे। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक बल मिलते हैं तो उम्र क्या होगा? 50 वर्ष होगा। किस पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? पार्श्वीय विभाज्योतक। पार्श्वीय विभाज्योतक। पार्श्वीय विभाज्योतक। बिलामेन की आवश्यकता होती है। बिलामेन की आवश्यकता किस लिए होती है? नमी के अवशोषण के लिए। नमी के अवशोषण के लिए बिलामेन की आवश्यकता होती है। बिलामेन की आवश्यकता होती है नमी के अवशोषण के लिए। पार्श्व विजातक उत्तरदायी होता है। पार्श्व विभाज्यतक उत्तरदायी होता है मोटाई वृद्धि के लिए। पार्श्व विभाज्यतक उत्तरदायी होता है मोटाई में वृद्धि के लिए। मोटाई में वृद्धि के लिए। पादपों में मेरिस्टेमी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं, ये सही है। पादपों में मेरिस्टेमी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये केवल वृक्ष की छाल में होते हैं। वृक्ष की छाल में
होते हैं। वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? क्वेकर्स सुवेर से। क्वेकर्स सुवेर से। वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? क्वेकर्स सुवेर से। क्वेकस सुवेर से। क्वेकस सुवेर से। निम्नलिखित में से किसी एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत करता है? जेसी बोस ने। जेसी बोस ने। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? जेसी बोस ने किया। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? जेसी बोस ने सिद्धांत प्रस्तुत किया। पौधे के कुछ भाग मुड़ने पर बिना टूटे आसानी से मुड़ जाते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते, तने की इस नमनीयता का कारण किसकी बहुतायत से माना जाता है? जैसे पौधे लप जाते हैं, तने लप जाते हैं, टूटते नहीं हैं, तो ये जो कोमल है वो किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? कोमलता किसके कारण होता है? कोमलता किसके कारण होता है? दृढ़ोतक के कारण। दृढ़ोतक के कारण होता है। दृढ़ोतक। मृदुतक नहीं, श्लोष्मक नहीं, दारू एवं पोषवाह नहीं, दृढ़ोतक के कारण होता है। दृढ़ोतक के कारण तना मुड़ जाता है, टूटता नहीं है, कोमलता होता है, इसीलिए होता है दृढ़ोतक के कारण। दृढ़ोतक के कारण होता है। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है आनुवंशिकी। 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 आनुवंशिकी का जनक वैज्ञानिक है। आनुवंशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल है। आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक है ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहानसन ने किया। जोहानसन। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। वंशागति की इकाई है जीन ने। वंशागति की इकाई है जीन। वंशागति की इकाई क्या है? जीन। वंशागति की इकाई क्या है? जीन है। जीन। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया? संकरण प्रयोग किया। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया? गार्डन पी पर। गार्डन पी पर किया। चिकन पी पे नहीं, पिजन पी पे नहीं, जंगली मटर पे नहीं, गार्डन पी पर। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया? गार्डन पी पर। बारबैरा मेलिंगटॉफ किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? बारबैरा मेलिंगटॉफ किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? मक्का पर। मक्का पर। बारबैरा मेलिंगटॉफ किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? मक्का पर। ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? आनुवंशिकता के नियम के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है? आनुवंशिकता के नियम के लिए। कोशिका सिद्धांत के लिए नहीं। उत्परिवर्तन सिद्धांत के लिए मेंडल प्रसिद्ध है? नहीं। उपपरिवर्जन लक्षणों की वंशागति के लिए नहीं। आनुवंशिकता के नियम के लिए ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध है। मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता के तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंध स्थापित करते हैं। तीनों संबंध स्थापित करते हैं। पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन एवं प्रभाविकता अप्रभाविता का। मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता के तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंध स्थापित करते हैं। पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन एवं प्रभाविता अप्रभाविता का। मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता के तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंध स्थापित करते हैं। पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन एवं प्रभाविता अप्रभाविता का। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि इनमें विप्राई लक्षण उपस्थित थे।
मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि इनमें बी पर्यायी लक्षण उपस्थित थे। मेंडल के नियमों का एक अपवाद है। मेंडल के नियमों का एक अपवाद है। क्या है? सहलग्नता है। मेंडल के नियमों का एक अपवाद है सहलग्नता। प्रभाविता नहीं, स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं, युग्मकों की शुद्धता नहीं, सहलग्नता। मेंडल के नियमों का एक अपवाद है सहलग्नता। मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है 3:1, 3/1। मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है 3:1, 3:1। जीन्स बने होते हैं डीएनए के। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? कार्नबर्ग को मिला था। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? कार्नबर्ग को मिला था। स्वतंत्र अपवाहन का एक अभिप्राय है एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना। स्वतंत्र अपव्यूहन का अभिप्राय है एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना। मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था? उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। उन्होंने संतानों का गणनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया? नहीं। उन्होंने अपने क्रॉसों में पहले केवल एक ही लक्षण को एक बार में लिया था? नहीं। उन्होंने वंशावली अभिलेख रखे थे? नहीं। उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जीन संश्लेषण के लिए। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जीन संश्लेषण के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना ने। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? किसके द्वारा? बेटसन के द्वारा। डी में आंसर है बेटसन के द्वारा। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? बेटसन के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने किया था। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? बेटसन के द्वारा। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम्स। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम। आनुवंशिकता शब्द किसने गढ़ा? बेटसन ने। आनुवंशिकता शब्द किसने गढ़ा? जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा? बेटसन ने गढ़ा। सेल नाम किस वैज्ञानिक ने प्रथम दिया? सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? सेल नाम किस वैज्ञानिक दिया था? रॉबर्ट हुक ने। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक ने। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रियोल। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रियोल। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रियोल। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण।
यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है कोशिका का। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? प्लास्टिड। गुणसूत्र नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, गोल्गी कॉइल नहीं, प्लास्टिड। निम्नलिखित में से कौन बड़ा कोशिकांग है? प्लास्टिड। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। राइबोसोम में। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? कोशिका भित्ति। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका छिल्ली या केंद्रिका या गोल्गी का है? कोशिका भित्ति करता है। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है? अंतःप्रद्रवी जालिका। प्रद्रवी जालिका। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है अंतःप्रद्रवी जालिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? उपयुक्त सभी। कोशिका भित्ति, लवक, रितिकाएं। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? उपयुक्त सभी। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है? माइटोकॉन्ड्रिया। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाएं में। ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रूप प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? लाइसोसोम। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है? जल। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है? जल। 80% से अधिक सेल पाए जाने वाला पदार्थ है? जल। खनिज में नहीं, चर्बी नहीं, प्रोटीन नहीं। 80% से अधिक सेल किस में पाया जाता है? जल में।
80% से अधिक सेल यानी कोशिका, 80% से अधिक कोशिका किस में पाया जाता है? जल में। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के श्रृंगाकार की तरह कार्य करती है? लाइसोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करती है? लाइसोसोम। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। गोल्जीकाई का प्रमुख कार्य है? गोल्जीकाई का प्रमुख कार्य है क्या है? अस्त्रावी। गोल्जीकाई का क्या काम है? अस्त्रावी। अस्त्रावी कार्य है। गोल्जीकाई का क्या काम है? अस्त्रावी। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। निम्नलिखित में कौन सा कार्य चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? आल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? आल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने किया था। कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक। लाइसोसोम कार्य करते हैं अंतःकोशिकीय पाचन में। लाइसोसोम कार्य करते हैं अंतःकोशिकीय पाचन में। कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति होती है पारगम में। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। जीवद्रव। प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किसने किया था? पुरकिंजे ने। जीवद्रव का पुरकिंजे ने किया था। जीवद्रव का जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हक्सले ने बोला था। हक्सले ने। जीवद्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हक्सले का। डीएनए के हेलिक्स प्रारूप की पहली बार किसने प्रस्तावित किया? वाटसन तथा क्रिक ने। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप की पहली बार किसने प्रतिपादित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। वाटसन तथा क्रिक ने। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ब्राउन ने। न्यूक्लियस का खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ब्राउन ने। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं केंद्रक द्वारा। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं केंद्रक द्वारा। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया किसने? वाल्डेयर ने। वाल्डेयर ने गुणसूत्र शब्द का प्रदान किया। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम शब्द प्रदान किया वाल्डेयर ने।
अंतःप्रद्रव जालक ER की खोज किसने किया? ER की पोर्टर ने किया। पोर्टर। अंतःप्रद्रव जालक ER की खोज किसने की? पोर्टर ने किया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की नील तथा रस्का में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की नॉल तथा रस्का ने। नॉल तथा रस्का ने। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। सर्वाधिक संख्या गुणसूत्र पाए जाते हैं एफियोग्लोसिस में। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं गन्ना में नहीं, मनुष्य में नहीं, आलू में नहीं, ओफियोग्लोसिस में, ओफियोग्लोसस में। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से बना होता है। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग के द्वारा। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सा है? कोशिका कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। अमीबा नहीं, लाल रक्त कणिका नहीं, श्वेत रक्त कणिका नहीं, माइकोप्लाज्मा। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। यह सही नहीं है। कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य है। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? कैल्शियम। न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? गोल्जी काय से। गोल्जी काय से। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? गोल्जी काय से। निम्नलिखित में कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है। एक इमारत में ईंटें जीवों में किसके समान है? कोशिकाओं के समान है। एक इमारत में ईंटें जीवों में किसके समान है? कोशिकाओं के समान है। जीवों की कोशिकाओं के समान है एक इमारत में ईंटें। कृपया वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।